कि भारतीय हुकूमत ने 370 का जो आर्टिकल मनसूख किया था 5 अगस्त को, उसके पैराए में आज 25,000 तकरीबन 25,000 भारतीयों को गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल का इजरा किया है। अब वो वहाँ पे जा सकते हैं, अपनी ज़मीन ख़रीद सकते हैं, जिसमें कई सरकारी और गैर सरकारी लोग भी शामिल हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी खबर को मुख्तलिफ ज़ावियों से आपके सामने रखेंगे, मकबूजा कश्मीर से, और आज बात करेंगे 370 के हवाले से। तो ब्रिट साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ कि आप इस भारतीय इस अमल को कैसे देख रहे हैं कि 25,000 गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल्स जो हैं उनका इजरा किया गया और वो भारतीयों को दिया गया। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इंडिया के कश्मीर के इंटीग्रेशन की बात है, जो कि आर्टिकल 370 और 35A उन्होंने एब्रोगेट किया, और उसी के एब्रोगेशन के साथ जब जम्मू और लद्दाख को यूनियन का हिस्सा बना दिया, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसके ज़रिए उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को भी खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके अलावा जो जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी कौंसिल के करारदादें थी उनको भी किसी खातर में नहीं लाया, और इसके ज़रिए उन्होंने जो एक बायलैटरलिज़म है उस बायलैटरलिज़म को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। और तीसरी बात यह है कि उसके ज़रिए पहले जो मुज़ाकरात होते थे कि कंपोजिट डायलॉग है या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी। अब वो दरवाज़े उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो ये जो फेज़ 1 था इनका कश्मीर के इंटीग्रेशन का, उन्होंने भरपूर तरीके से उस पर दावा बोला, और उस दावे के नज़ीरे इंटरनेशनल कानून को भी, इस बायलैटरल कानून को भी, और इसके अलावा कश्मीरियों के जो हुकूक़ हैं या जो उनकी वहाँ पर जो सो कॉल्ड हुकूक़ थे या एनेक्सेशन थी या उनकी शनाख्त थी, उस पर भी एक किस्म का डाका डाल दिया। अब इसका फ़ेज़ 2 उन्होंने शुरू किया था, और वो फ़ेज़ 2 हमें पता था कि ये जो वैली है इसके वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं, जहाँ पर कश्मीरीज़ हैं, उनके डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन को ये चेंज करेंगे। और उस डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन के लिए ज़रूरी था कि ये अमेंडमेंट ले आएँ, और जो सिटीज़नशिप बिल उन्होंने लाया है, और इसके अलावा वहाँ पर वो किसको बसाएंगे। अब उन्होंने बाकायदा खुल कर बता दिया कि वहाँ पर जो नौकरी करेगा उनके बच्चों को उधर के डोमिसाइल मिलेंगे, वहाँ पर जो तालीम हासिल करेगा उनको भी डोमिसाइल मिलेंगे। इसके अलावा ये जो मशरक़ी हिंद है उससे भी लोगों, कलकत्ता से, काठियावाड़ से, इसके अलावा आसाम से, कहाँ कहाँ से आकर लोगों को बसाएंगे। और ये उनको नहीं बसाएंगे, ये RSS के गुंडों को उधर बसाएंगे। अच्छा। जो वो लोग हैं, जाहिर है कि इससे एक मकसद नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर वो इनोसेंट सिटीजन्स को ले आएँ या जो अपने उनके सिटीजन्स हो, नहीं, वो बदल देंगे उन डाई हार्ड से, वो नाज़ीज़म के जो पैरोकार है, वो साफरान चवनिज़म के जो मतवाले हैं, उनको वहाँ पर ले आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से वो दो काम करेंगे, एक तो डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन को अपने हक में कर लेंगे, और दूसरी बात ये करेंगे कि एक किस्म का सिटीजन्स में एक किस्म का खौफ, हिरास, और वहाँ पर एक ऐसी फ़ौज वो अपनी तैयार करेंगे जो कि वो फौज तो नहीं होगा लेकिन काम फौज का करेगा, सिक्योरिटी इदारों का करेगा, इंटेलिजेंस का काम करेगा। तो इसके जरिए जी। ठीक है रमीज़, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपसे आपकी शिनाख्त छीनी जा रही है। 25,000 गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल्स भारतीयों को दिए गए हैं, आज क्या कहेंगे? ये देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब 370 को हटाया गया तो ये लग रहा था कि उसके बाद सीरीज ऑफ स्टेप्स अब लिए जाएंगे, क्योंकि जब 370 को एब्रोगेट किया गया, न यहाँ की रियासती असेंबली से पूछा गया, न लोगों से पूछा गया, कोई राय नहीं ली गई किसी से कि क्या इस आर्टिकल को रखना है नहीं रखना है। एक यूनिलैटरल फैसला किया गया पार्लियामेंट के जरिए और इस लेजिस्लेशन को खत्म किया गया। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स का फैसला आज किया गया, ये उसी कड़ी का तसलसल है। 370 हटने के बाद अगर देखें, ये पहले फंडामेंटल चेंज है ग्राउंड पे जो दिखती है। डोमिसाइल जहां पे भी लागू किया जाए, खुसूसन कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में, तो ये डेमोग्राफिक चेंज तो करेगा ही करेगा। ये 25,000 का मसला नहीं है, ये अब कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का। तो हम कश्मीरियों ने पिछले 30 साल से खाली जनाजे देखे हैं, मौत देखी है। हम ये चाहते थे कि
इस कॉन्फ्लिक्ट का, डिस्प्यूट का एक मुनसिफाना हल निकले हमारी राय के हिसाब से। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जहां मैं देखता हूं कश्मीर को आज, मुझे दो ही सूरतें अब कश्मीर के लिए नजर आती है। क्योंकि अगर हम कश्मीर एज ए एंटिटी को करें बात, जो 30 साल से पिस रही है यहाँ, जिसे काफी नाम दिए जाते हैं इस वाले कश्मीर को, कभी कोई कहता है इंडियन कश्मीर, कोई कहता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, कोई कहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, कोई कहता है इंडियन डिस्प्यूटेड कश्मीर। खैर, विदाउट गोइंग इनटू दीज टर्मिनोलॉजीज, मेरा जो आज का कंक्लूजन रहा है लाइफ का इन 30 सालों में, कि इस इशू के अब जहां तक बीजेपी हो, आरएसएस हो, इनकी सरकार हो, या पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की सरकार है, अब इस इशू से निपटने या इस इशू को सॉल्व करने के लिए दो रास्ते बचे हैं। या तो इंडिया पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वॉर हो तो सोल्यूशन निकलेगा, या इंडिया पाकिस्तान फुल फ्लेजेड डायलॉग हो तो सोल्यूशन निकलेगा। जहां तक कश्मीरियों की बात है, वी आर पावरलेस पीपल, वी आर वीक पीपल। हमारी एस्पिरेशंस है, ये बात मैं मानता हूं कि हमारा डायलॉग हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसमें ड्यू रोल बनता है, क्योंकि हमारे ही मुकद्दर का फैसला करना है। लेकिन जहां तक सोल्यूशन की बात आती है, आज दो ही सूरतें बची है दुनिया में कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को हल करने की। या भारत और पाकिस्तान का डायरेक्ट वॉर हो, या भारत और पाकिस्तान के दरमियान माने खेज मुज़ाकरात हो। बाकी दिन ब दिन हमारे लिए यहाँ पे हालात खत्म होते जा रहे हैं। अब सब कॉन्टिनेंट खत्म होता जा रहा है। चाहे चाइना कितना ही अच्छा दोस्त हो पाकिस्तान का, अमेरिका कितना ही अच्छा दोस्त हो इंडिया का, मुझे लगता है कि आज वर्ल्ड, जो पाकिस्तान ने खुद भी फील किया है, इंडिया ने भी, कि ये वर्ल्ड नेशनल इंटरेस्ट्स का वर्ल्ड है। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट्स मजहब से भी ज्यादा प्यारे होते हैं इंसानों को कौम्स को जो हमने देखा है, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा प्यारे होते हैं। तो इसी नेशनल इंटरेस्ट को बने नजर रखते इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी यही अपील रहेगी कि कश्मीर आवाम को आप इस डिस्प्यूट का सोल्यूशन दीजिए, जो कि आप दो के पास है। हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं। अच्छा, ठीक है रमीज, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी बाबर साहब, आप कानूनदान भी हैं और भारत ने ये तमाम के तमाम चीज़ें अपने तौर पे समझ रहे हैं कि उन्होंने लीगलाइज की हैं, लेकिन आप वकला में भी बैठते हैं, लोगों से और शहरियों से भी वहाँ के मिलते हैं, तो क्या कहेंगे ये जो 25,000 का गैर कानूनी इकदाम किया गया भारत की तरफ से? देखें मेरे भाई, मैं यहाँ पे खाली एज अ लॉयर नहीं बोल रहा हूँ। ये सच बात है कि मैं लॉयर हूँ, मैं एक जम्मू कश्मीरी भी हूँ, और जम्मू कश्मीरी होने के साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव का हामी भी हूँ। अच्छा। वो पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि हम ग्रेटर साउथ एशिया की बात करते हैं। हम जितना प्यार हिंदुस्तान से करते हैं वो पाकिस्तान से भी करते हैं और जम्मू कश्मीर से भी करते हैं। हमारा जम्मू कश्मीरियों का एक मुतालबा है कि हम हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करेंगे कि जो की तू पोजीशन 1947 में थी वो बरकरार रखी जाए। अगर आप स्टेटस को डिस्टर्ब करेंगे विदाउट रिजॉल्विंग द जम्मू एंड कश्मीर, विदाउट रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट इन बिटवीन द थ्री पार्टीज, दैट पार्टीज आर Pakistan, India and the people of Jammu and Kashmir, who are the principal party to it. See, if you don't resolve this dispute amicably, peacefully and up to the mark of justice, entire subcontinent is at danger. There can be any time any nuclear war. You are this time apprehending the things. आप खुद देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। आपने स्टेट्स को यहाँ पे डिस्टर्ब किया, आप पाकिस्तान में 14th अमेंडमेंट हम देख रहे हैं। हमको लगता है कि ये सारा खित्ता अभी न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक पे है। हम इसीलिए रिक्वेस्ट करेंगे हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से कि आप स्टेटस को मेंटेन करें जब तक आप इस खित्ते में इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व न करें। जब तक इसका रेजोल्यूशन नहीं आता, आप डेमोग्राफिक चेंज, आप जियोग्राफिक चेंज, आप एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कोई भी नहीं करे। अगर करेंगे तो सारे खित्ते में इंस्टेबिलिटी आएगी और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि सारा का सारा साउथ एशिया खतरे में पड़ सकता है। अच्छा बाबर साहब, ये करारदादें जो हमारी अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ी हुई हैं जिस पे बात हो रही है, ये तो वायलेशंस हैं उन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों हैं। वायलेशंस नजर आती है हमें कि आप कैसे कर सकते हैं 25,000 लोगों को कैसे डोमिसाइल दे सकते हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ जो 5 अगस्त का यहाँ का जो हिंदुस्तान ने एक यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया पार्लियामेंट में विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, वो एक यूनिलैटरल डिसीजन था, उसमें कोई कंकरेंस नहीं है विद दिस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की।
कोई कंकरेंस नहीं है यहाँ के अवाम की, कोई कंकरेंस नहीं है यहाँ के पॉलिटिशियंस की। इसलिए हम सिरे से इसे कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। इसीलिए हम कहते हैं कि बजाय आप कंट्रोल ऑन द फोर्सफुली यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रेंथन करने की एक अमल स्टार्ट करें, आप यहाँ की एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव स्टार्ट करें जिससे ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में अमन हो बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी कि सारे बरसगीर में हम अमन देखें। ठीक है, ठीक है। ब्रिट साहब आपकी तरफ आऊंगा। बाबर साहब मैं बात करता हूँ आपसे, ब्रिट साहब से तजिया ले लूँ। पार्लियामेंट से कोई डिस्कशन नहीं की इंडियंस ने, और जैसा कि दोनों भाइयों ने हमें बताया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वहाँ पे किसी से कुछ पूछा नहीं किया। ब्रिट साहब, तो ये मन मानिया इतना बड़ी जमहूरियत, अपने आप को वसी जमहूरियत कहने वाले, बड़े चेहरा साबित करने वाले, अमन का दर्श देने वाले, आज ये क्या कर बैठे हैं वहाँ पे? दुनिया तो उनसे कह रही है, आज एमनेस्टी इंटरनेशनल, भारत की जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो जो क्रूल वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने आज जो एक बच्चों के साथ वहाँ पे किया है, उनको कह रही है कि ये आप जवाब दें इस सारे का। ये क्या चल रहा है वहाँ पे? जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, देखो वो एक रास्ते पर चल पड़ा है जो कि अभी सेकुलरिज्म उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। उन्होंने उसको ताक में रख लिया, बल्कि बरी कर लिया। आप देख ले कि वहाँ पर किसका राज है, किस किस्म के लोग हैं। ज़ाहिर है माइंड सेट को आपने देखा न होगा, और माइंड सेट मोदी का है। और मोदी का माइंड सेट हमें तो 2002 में देखा था, जब गुजरात में राइट्स हुए थे तो वहाँ पर 3000 से ज़्यादा मुसलमानों को ज़बह किया गया था। और उसमें ये RSS और इसने फिर कोर्ट पर भी प्रिवेल कर गए, और यहाँ तक इंक्वायरी भी नहीं होने दी, बल्कि वो खुद उसमें शामिल था। और यही वजह थी कि अमेरिका ने और बाकी यूरोपियन ममालिक ने इनको कोई वीज़ा भी नहीं दिया, क्योंकि इसको समझते थे कि जो मोदी है ये एक फाशिस्ट है, ये एक कातिल है वहाँ पर। अब उसी की कंटिन्यूएशन ज़ाहिर है कि बरसर इक़्तिदार आ गई है, उनका दूसरा टर्म है। जब दूसरा टर्म है तो उस टर्म में उन्होंने पहले भी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उन्होंने जो पाकिस्तान के हैसियत है या उसकी जो वो है उसको तस्लीम नहीं किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 370 और 35A के बारे में पहले से भी वो कुल्लम कुल्ला बता रहे थे, पहले टर्म में भी और दूसरे टर्म में, लेकिन उस वक़्त उसको मेजॉरिटी। लेकिन तीसरी बात ये है कि ये जो इक़दाम थे, इनको जो जम्मू हाई कोर्ट था उसने भी वो किया था कि भाई ये कानून के मुताबिक नहीं है। दूसरा जो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट था, वो भी उसको कश्मीर के जो असेंबली थी उनसे अप्रूवल की, वो अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात है, अगर एक्सेशन भी थी भी, उस एक्सेशन को भी उन्होंने एक तरफा तौर पर ख़त्म कर लिया। तो जब एक्सेशन उन्होंने एक तरफा तौर पर ख़त्म किया, अब जो कश्मीरीज बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई हैं, इनको मैं बताता हूँ कि देखो आपका इंडिजिनस स्ट्रगल जो है ये दुनिया के सामने आना चाहिए, और यही आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये इस किस्म की आज़ादी के लिए आपको इस किस्म की कुर्बानियाँ भी देनी है। और दूसरी बात ये कि ये स्ट्रगल आपका हक़ है, ये बैनुल-अक़वामी कानून के हिसाब से आपका हक़ है, ये दुनिया ने आपके साथ वादा किया है, आपका हक़ है। तीसरी बात ये कि हम आपके इस हक़ के लिए जो भी कुर्बानी और जो भी सपोर्ट है वो देंगे। और चौथी बात ये है कि आप इस तरह नहीं है कि कोई मूली गाजर है और आपको काट दिया जाएगा और आपका कोई नहीं सुना जाएगा, ये भी है। और चौथी बात ये है कि इस किस्म के हरकतों से या इस किस्म के हथकंडों से कोई इंटिमिडेट नहीं होना है और न होप लास्ट करना है, क्योंकि ये आपका स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल आएगा। आप देख लें कि अब बैनुल-अक़वामी तौर पर कश्मीर का मसला कितना सामने आ गया। और दूसरी बात ये, अब चाइना उनको बता रहा है कि आपने आर्टिकल 370 और 35A को किस तरीके से कर लिया है, इसलिए कि जो कश्मीर है ये एक मकबूजा इलाका है। और याद रहे कि जो चाइना है वो सुपर पावर है और सिक्योरिटी कौंसिल में वो परमानेंट मेंबर है। और तीसरी बात ये है कि जो इंडिया जो कुछ कर रहा है उसकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी है, और उस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत इन्होंने 370 और 35A को और कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन साथ साथ वो ये भूल गए कि हम जो ये फॉरवर्ड पॉलिसी पहले जो नेहरू की थी, वो तो 62 में जो उनको शिकस्त हुई, बड़ी हजीमत उठानी पड़ी, उस पर दोबारा उस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन उस रास्ते पर उनको दोबारा वही चाइना जो है के सामने आ गया है, और अब उनको मिलिटरीली
पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और कानूनी तौर पर लॉ फेयर के लिहाज से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो इनको कोई इजाज़त नहीं देगा। और तीसरी बात ये है कि जो लॉ फेयर है इसको हमने परसू करना है। अच्छा रमीज, ये बताइए कि ब्रिगेडियर साद नज़ीर बात कर रहे हैं कि इंडिजिनस स्ट्रगल जो है उसको फ्रेम होना चाहिए कि आप लोगों ने, इतनी कश्मीरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, हमें पता है बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ये इंडिजिनस स्ट्रगल जो है वो ना इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से फ्रेम हो पा रही है, ना रीजन में फ्रेम हो पा रही है। ये देखिए, आज कश्मीरी भी ये जानता है कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज, ये वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंथ्स और वर्ल्ड ऑफ वीकनेसेस है। यहाँ पे डिस्प्यूट्स पे आपका रोना धोना नहीं देखा जाता है, यहाँ पे आपका पावर ऑफ स्ट्रेंथ देखा जाता है। मैं यहाँ पे एक बात पाकिस्तान के हवाले से भी करूँ, क्योंकि मैं बड़ा साफ गो इंसान हूँ, ऑनेस्टी से बात करना जानता हूँ, क्योंकि डरता किसी से नहीं हूँ रब की जात के बगैर। हमें पाकिस्तान से कुछ साल पहले ये सिग्नल्स मिलती थी कि जब वहां बीजेपी की हुकूमत होगी भारत में, तभी मसले कश्मीर का मुनसिफाना हल निकल पाएगा, कांग्रेस से नहीं निकल पाएगा। ये हम पाकिस्तान के आर्टिकल्स में भी पढ़ते थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सतह पे इंटरव्यूज भी पढ़ते थे मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, लेकिन फिर हमें होप लगता था कि शायद कांग्रेस एक रोड़ा है टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट विद द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आज आप देखिए, मोदी सरकार आई, बीजेपी हो, आरएसएस हो, क्या भी नाम हम इसे दे, प्रो हिंदू सरकार दे, पहले ये बताया गया कि अब कश्मीर का हाल निकलेगा, लेकिन अब उल्टी बात कही जा रही है कि नहीं, जब तक बीजेपी है कोई हाल पॉसिबल नहीं है। पहले 60 साल पाकिस्तानी बायू ने हमें बताया कि जब कांग्रेस हटेगी तभी हाल निकलेगा। तो ये एक रोना है कि चीजों पे कभी क्लैरिटी नहीं रही है। इस क्लैरिटी को लाने की, जहां तक कश्मीर की है, कश्मीर ललिता दतिया से हजारों साल की तवारीख है। ललिता दतिया हो, कलहन ने लिखा है कि कश्मीर को बजौर ताकत दुनिया में कोई दबा नहीं सकता है। हम वो जानते हैं, हमारी सकाफत, हमारे रूट्स, हमारा इथॉस, हमारा कल्चर बहुत वसी है। लेकिन जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि होप नहीं खोनी चाहिए। जब 30 साल से आपने सिर्फ लाशें देखी हो, जनाजे देखी हो, कोई भी मरे, यहाँ पे किसी भी फौजी की लाश गिरे, हमारे भाई की लाश गिरे, या पार जब शेलिंग होती है पाकिस्तान का फौजी मरता है, भारत का फौजी मरता है, इस कॉन्फ्लिक्ट ने मदर्स को कंज्यूम किया, फादर्स को कंज्यूम किया। मैं यहाँ पे एक और बात कहूंगा, चाहे मैं तो कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरा काम है जर्नलिज्म का। चाइना भारत की कितनी वैल्यूज खाता है या कितने चेक पोस्ट्स खाता है या भारत उस पर क्या रद्दमल देता है, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। मगर मेरा जो जितना लिमिटेड नजरिया है इस दुनिया के, इन चीजों से मसले कश्मीर का हाल आने वाला नहीं है। मेरा अभी भी यही मानना रहेगा कि कश्मीर के दो ही सोल्यूशंस अब बचे हैं। एक सोल्यूशन है भारत और पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान बातचीत का मेज सजे, और दूसरा सोल्यूशन है भारत और पाकिस्तान में कोई ऑल आउट वॉर हो तो फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। बाकी हम पे अगर ओनस लाने की कोशिश की जाएगी, मैं यही कहूंगा कि वी हैव एस्पिरेशंस बट वी डोंट हैव पावर टू सेटल दिस इशू। ठीक है, बड़ा अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आपने जाविया दिया, नहीं आपके लिए ओपन फोरम है, आप कंसर्न शो कर सकते हैं। ज़ाहिर वीकनेसेस किससे भी मुल्क की हों, इंडिया की बड़ी वीकनेसेस हैं और दुनिया में मेंशन भी हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेंशन हो रही हैं, तो इसमें वीकनेसेस पे बात की जा सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अच्छा ये बताइए बाबर साहब कि ब्रिगेडियर साहब ने तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच बताई है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, आप बीइंग ए लॉयर क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको वसूकन ये कहता हूँ कि 2014 के बाद जो नैरेटिव आया इंडियन पॉलिटिक्स में, वो अखंड भारत का है। जैसे कुछ मुसलमानों में ये है कि हमें ग्रेटर इस्लामिक स्टेट बनाना है, मेरी ये सोच है अखंड भारत की जो पॉलिटिक्स है और सोच है वो भी गलत है, और जो ग्रेटर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है उसकी सोच भी गलत है। क्योंकि आज के दुनिया में को एग्जिस्टेंस एक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी पे डोमिनेशन नहीं ले सकता। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को टॉलरेट ना करे, जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान की एग्जिस्टेंस को टॉलरेट ना करें, जब तक ये दोनों जम्मू कश्मीरियों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ना करें, तब तक आप लिख के ले नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट में कभी भी अमन होने वाला नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी चैनल की वसातत से, पाकिस्तान को कहूँ कि आप चाइना का लठेर ना बने, और हिंदुस्तान को कहूं कि आप ट्रंप या अमेरिकन का लठेर ना बने, क्योंकि बाहर वाले आपको हमेशा इस्तेमाल करेंगे। आपसी मसाइल जो है सब कॉन्टिनेंट की लेवल पे, साउथ एशियन रीजन की जो एक पॉलिटिक्स है, वो एक हिस्ट्री है,
उस हिस्ट्री को नजरसानी आप करें, आप देख लें, आप एक जनरेशन है, ये यूनाइटेड इंडिया है, आप देख सकते हैं अपने जो आपके जो डिस्प्यूट्स हैं आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जंग करना कोई अच्छी बात नहीं है, अगर यहाँ पे जंग हो जाती है तो जंग कम से कम आज के दौर में नॉन न्यूक्लियर नहीं हो सकती। अगर खुदा न खास्ता आज कोई ये सिंगल बुलेट भी चलता है लद्दाख में, ये तो पूरे के पूरे एशियन रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है और खतरे में डाल सकता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस नहज पे अभी नरेंद्र मोदी साहब चले थे 2014 के बाद, ये एक सुसाइडल टेंडेंसी थी, एक सुसाइडल पाथ था। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है इनको छोड़नी चाहिए। जिस नजरिए से ये देख रहे हैं अब इसको क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर को या हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिक्स को, इसको उस पे भी नजर डालनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि जो भारत में पॉलिटिक्स अभी चल रही है बीजेपी आरएसएस की, वो किसी भी हाथ से छोड़े जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को भी सर्व नहीं करती। ठीक है। We are concerned about integrity of India also. Because this is not going to keep India integrated unless and until a cohesive, integrated, एक inclusive एक politics ये ना दिखाए। ठीक है कि ये अनलॉफुल एक्ट किया है एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब इसके बाद क्या तरीक़ाकार है, क्या चैलेंज, किस तरह चैलेंज किया जा सकता है इस एक्टिविटी को? देखिए, हमने ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी पिटिशन दायर की हुई है, बहुत सारी फोरम्स ने वहाँ पे दायर की हुई है। अगर हिंदुस्तान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके एग्जिट रूट बना सकते हैं और जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े फैसले हुए हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मगर लिख के लीजिए अगर ये नहीं हुआ तो मैं तो समझता हूँ एक तरफ से जो 5 अगस्त हुआ यहाँ हिंदुस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में, वहाँ जम्मू वाले जो अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे जम्मू में बड़े खुश हैं, वो मैं आपको लिख के लेता हूँ। आप इसको कम्युनल साइड मत दीजिए। जम्मू के नॉन मुस्लिम्स भी इससे खुश नहीं है, लद्दाख के बुद्धिस्ट भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। बिल्कुल सही। मैं होके आया हूँ वहां से। मगर इसके साथ साथ जहां मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एबॉलिशन उसने की है हमारी जो आइडेंटिटी को, वहां पाकिस्तान भी 14th अमेंडमेंट ला रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो लोगों के कुछ तहफुजात हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। चूंकि हम इस दूसरे मौजू को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आपकी राय आ गई है। रमीज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या देख रहे हैं? मेरी तो इतलात ये है कि अभी बहुत सारे स्कूल्स को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन पुलिस ने अपने पास रख लिया है, और पास रखने से मुराद ये है कि वहाँ पे अपने मोर्चे भी बना दिए हैं, फोर्सेस भी लगा दिए हैं। किस चीज़ की तैयारी हो रही है वहाँ पे? जी देखिए, इंडिया और चाइना का टेंशन बढ़ रहा है। कश्मीर के काफी इलाके चाइना हाईवे पे पड़ते हैं, यानी कि लद्दाख के हाईवे पे पड़ते हैं। शायद जो चाइना के साथ इनका इंक्रीज टेंशन है इंडिया का, उसी की वजह से शायद यहाँ पे भी अलर्ट होगा, क्योंकि लद्दाख से ज्यादा दूर वादी नहीं है, 300-400 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पे बाबर भाई ने एक अच्छी बात कही। अगर हम लार्जर मुद्दे पे आए, जो नॉन मुस्लिम्स भी है जम्मू के, लद्दाख के, वो खुश नहीं है कि 370 को कैसे हटाया गया और डोमिसाइल कैसा इशू किया जा रहा है। वो इस मामले में बिल्कुल नाराज है। बाबर ने ये 100% अच्छा सर्वे बताया यहाँ पे कि नॉन मुस्लिम्स ऑफ जम्मू और लद्दाख भी डिसअपॉइंटेड है। इसको इंडिया को नजरसानी करनी पड़ेगी और 370 एब्रिगेशन को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम दोनों का ये नुक्ता नजर कॉमन है कि चाइना और अमेरिका शायद इस इशू को हल नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमीज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का।